माइंड 5 अकेडमी में मैं दीपक सर आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की क्लास सीडीपी मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। जो सीटेड एग्ज़ाम में प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं पर बेस क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक पेंसिल को पकड़ना डॉट डॉट कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौशल का उदाहरण है। जो ब्रैकेट है इस खाली स्थान में आपको भरना है। एक पेंसिल को पकड़ना एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना एक शकल गतिक कौशल का उदाहरण है। कैसा है? शकल गतिक कौशल। फाइन मोटर ग्रोस मोटर। आंसर इसका पहला। अगला क्वेश्चन, इसे इनको छोटा करते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित से होता है, तो ये गलत है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। जटिल ये नेगेटिव वर्ड्स है। बच्चों की विकास दर में भिन्नताएं होती हैं, ये भी सही है। लेकिन विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो असत्य बताना था। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, तो ये गलत है। विकास एक निरंतर तरीके से होता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास किसी न किसी रूप में होता रहता है। कभी कम कभी ज़्यादा रुकता है, कभी आगे बढ़ता है। इस प्रकार विकास होता है, लेकिन अनिरंतर नहीं होता है। ये इसका करेक्ट आंसर। डॉट डॉट और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं नहीं हैं, आस पड़ोस और समाज भी नहीं है, प्रिंट मुद्रक ये भी नहीं है। परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। चौथा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? संवेदी गामक अवस्था में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? पूर्व संवेदी 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त 7 से 11 होती है और औपचारिक 11 से 15 होती है। इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ A छड़ B से लंबी है तथा छड़ B छड़ C से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ A छड़ C से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसके मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ A छड़ B से लंबी है तथा छड़ B छड़ C से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि
क्षण ए क्षण सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से किसे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? निकटवर्ती विकास, यह वाइगोत्स्की के द्वारा लेकिन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पढ़ प्रदान करके राजेश को समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद की, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जो यह थ्योरी देने वाले थे लेव वाइगोत्स्की, यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया? संज्ञानात्मक विकास पर स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर दिया। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास पर दिया। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद पर दिया, लेकिन सामाजिक संरचनावाद पर जोर देने वाले लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। किसकी? करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? कवि, संगीतकार, इनमें कवि और संगीतकार, इनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि होती है। जो व्यक्ति नृत्यांग होते हैं, जो शारीरिक गतिविधियां करते हैं, उनके अंदर शारीरिक गति संवेदी होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए ... को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केवल सांकेतिक को नहीं, अंग्रेजी को नहीं, विदेशी भाषा को नहीं, केवल मातृभाषा को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभालना ये नहीं दर्शाता। लड़के और लड़कियों दोनों खेलों में अच्छा करने की क्षमता है, तो ये भी नहीं दर्शाता। लड़कियों लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, ये भी बात सही, ये भी नहीं दर्शाता। लेकिन लड़कियों हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं, ये दर्शाता है कि लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आंसर इसका दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधी
संबंधित विद्यार्थी हैं वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सत्य है, अभिकथन तो इसका सत्य है, लेकिन कारण इसका है बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब भी वाह्य रूप से अभिप्रेत हों। तो इसका कारण गलत है। आंसर बनेगा ए सही है लेकिन और गलत है। तीसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? चौथा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण, माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह करने में अक्षम, गलत, विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रम व्यवस्थित करना, ये भी गलत। आंसर इसका चौथा है, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्यों को समझना। अगला क्वेश्चन है, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना, ये गलत है। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना, ये भी गलत है। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करना, ये भी गलत। आंसर इसका है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी, वाचन कौशल और लिखने अंकों के हेरफेर में और गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। संप्रत्यों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाने चाहिए। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, ये भी गलत। लेकिन वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। चौथा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच
सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अभिकथन इसका सत्य है। कारण इसका है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। आंसर बनेगा इसका पहला, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? सामाजिक रचनावाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक नए संप्रदाय के अधिगम को बढ़ावा देता है? विद्यार्थियों के बीच परस्पर संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना ये नेगेटिव दर्शाता है। विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर, ये भी नकारात्मक है। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से न जोड़ना, ये भी गलत है। लेकिन नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये बात अधिगम को बढ़ावा देती है, यही सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? अन्वेषण रखता है, खोजबीन रखता है, खोजी अधिगम रखता है, लेकिन कंठस्थ स्मरण नहीं रखता है। तो आंसर इसका बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए इस प्रकार सोच का उपयोग कर रही है। अतार्किक नहीं, आत्म केंद्रित भी नहीं, अभिसारी भी नहीं, ये कर रही है अपसारी, डाइवर्जेंट। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना एक नेगेटिव है। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखना, ये भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का जवाब नकल करने को कहना, ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। तो इसका चौथा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे? आनंद का नहीं करेंगे, उम्मीद का भी नहीं करेंगे, बोरियता का भी नहीं करेंगे, दुश्चिंता का करेंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? महारत परिहारी, ये नहीं करना चाहिए। असफलता स्वीकार, ये भी नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन उन्मुखी, ये भी नहीं। महारत उन्मुखी करना चाहिए। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो महारत उन्मुखी। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती? प्रत्यास्मरण, रटना, ध्यान, ये कहलाती अधिसंज्ञान, परासंज्ञान। अगला क्वेश्चन है,
प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माइंड5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल इस पर सीटेट एग्ज़ाम की निःशुल्क प्रिपरेशन कराई जा रही है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, माइंड5 एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन करें फ्री PDF प्राप्त करने के लिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों का माइंड5 एकेडमी की ओर से शुक्रिया, धन्यवाद।